गाइस, आप भूकंप के बारे में तो जानते ही होंगे और कुछ लोगों ने भूकंप को देखा भी होगा, महसूस किया होगा कि भूकंप कितना खतरनाक हो सकता है। तो आज की इस वीडियो में हम भूकंप को समझेंगे कि भूकंप कैसे आते हैं, भूकंप आने का क्या कारण है, किस वजह से भूकंप इतना विनाश कर देता है, भूकंप की सीमा कितनी है कि किस लेवल तक जाकर वो तबाही मचा सकता है। तो वीडियो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली है, इंफॉर्मेशन से भरी हुई होने वाली है। इस वीडियो को टिल एंड तक जरूर से देखें। अगर हम अपनी धरती की बात करें तो यहां पर मुख्य तौर पर चार तरह की परतें होती हैं, एक दो तीन और चार, है ना। इनको हम बोलते हैं इनर कोर, आउटर कोर, मेंटल और क्रस्ट। क्रस्ट और ऊपरी मेंटल को हम लिथोस्फीयर इसको बोला जाता है पूरे को, है ना। और ये करीब करीब 50 किलोमीटर मोटी परत होती है और कई वर्गों में बटी होती है, जिनको हम टेक्टोनिक प्लेट्स बोलते हैं। तो अब प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत को समझ लेते हैं। प्लेट टेक्टोनिक में क्या होता है कि हमारे जो पृथ्वी है उसके अंदर एक तो महाद्वीपीय महाद्वीपीय परतें होती हैं, एक महाद्वीपीय महासागरीय परतें होती हैं। तो जब महाद्वीपीय महाद्वीपीय या फिर महाद्वीपीय महासागरीय परतें एक दूसरे से टकराती हैं तो टकराने से क्या होती है, वो प्लेटें हिलती हैं, बहुत ज्यादा हिलती हैं, तो हमें भूकंप महसूस होता है। ये प्लेटें क्षैतिज या फिर ऊर्ध्वाधर दोनों ही तरह से अपनी जगह से हिल सकती हैं। कहने का मतलब या तो वो ऐसे भी हिल सकती है या फिर ऐसे भी हिल सकती है। इसके बाद वह स्थिर रहते हुए अपनी जगह तलाशने की कोशिश करती है और इस दौरान एक प्लेट कभी कभी एक दूसरे के नीचे भी आ जाती है और उसी वजह से धरती जो है उथल पुथल हो जाती है, रोड्स टूट जाते हैं, इमारतें गिर जाती हैं। भूकंप की तीव्रता के अंदाजे के लिए जो केंद्र होता है उसे हम एपी सेंटर कहते हैं। एपी सेंटर और एपी सेंटर से निकलने वाली ऊर्जा की तरंगों से ही इसका तीव्रता का पता लगाया जाता है। इन तरंगों से सैकड़ों किलोमीटर तक का कंपन होता है और धरती में दरारें पड़ सकती हैं। अगर भूकंप की गहराई उथली होती है तो इससे बाहर निकलने वाली ऊर्जा सतह के काफी करीब होती है, जिससे भयानक तबाही होती है। लेकिन जो भूकंप धरती की गहराई में आते हैं उनसे सतह पर ज्यादा नुकसान नहीं होता। भूकंप में कभी कभी समुद्र के अंदर भी भूकंप आता है, उससे ऊंची और तेज लहरें बनती हैं, जिन्हें हम सुनामी का नाम देते हैं। तो आपने समझा, ये हमारा भूकंप का वो केंद्र हो गया जहां पर भूकंप आता है, ठीक है। और उसके ऊपर वाला भाग होता है हमारा एपी सेंटर, ठीक है। यहां पर जो दर्शाई गई हैं ये भूकंपीय तरंगे हैं और नीचे भी ये दर्शाए जा रही हैं, ये भी भूकंपीय तरंगे। और ये वो फॉल्ट वाला हिस्सा है जो अंदर से टूट जाता है और ये ऊपर की तरफ फॉल्ट वाला हिस्सा है जो टूट जाता है। भूकंप की तीव्रता का अंदाजा हम रिएक्टर पैमाने पर लगाते हैं, रिएक्टर पैमाने पर लगाते हैं और रिएक्टर पैमाने पर जो लगाते हैं उसको हम बोलते हैं सिस्मोग्राफ, उसको बोला जाता है सिस्मोग्राफ। अब इस सिस्मोग्राफ में क्या होता है, 1 से लेकर 9 नंबर तक इनको नंबर दिया जाता है कि किस पैमाने पर हमारा ये भूकंप आया है। अगर सिस्मोग्राफ की बात करें तो सिस्मोग्राफ कुछ इस तरह का होता है और इस सिस्मोग्राफ में नीचे पेपर पर कुछ इस तरह की लाइनें आड़ी तिरछी बन जाती है, उसी से ही हम अंदाजा लगाते हैं कि हमारा भूकंप किस लेवल पर आया, मतलब रिक्टर पैमाने पर 1 से 9 नंबर तक किस नंबर पर रहता है। तो ये जो सिस्मोग्राफ है इसके इन्वेंशन की बात करें तो सबसे पहले 132 एडी में इसको इन्वेंट किया गया था चाइना के द्वारा। तो चाइनीज इन्वेंटर थे जिनका नाम था चांग, नाम है इनका चांग हैंग। तो लेकिन बाद में इसको मॉडर्न रूप में लाया गया और मॉडर्न रूप में लाया गया था इटालियन साइंटिस्ट थे 1875 में, ठीक है। और उनका नाम था फिलिपो कैची। फिलिपो कैची नाम में प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा कैची है, सेची है, ये जो भी बोला जाए इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे। तो उनके द्वारा इसको इन्वेंट किया गया था मॉडर्न रूप में, ठीक है। बात करें कि ये कितना नुकसान ला सकता है, तो रिएक्टर स्केल पर अगर तो भूकंप की तीव्रता और उसके तबाही के पैमाने की अगर मैं बात करूं तो 0 से लेकर 1.9 तक जो आता है भूकंप वो केवल सिस्मोग्राफ से पता चल सकता है, वैसे आप उसको महसूस नहीं कर पाएंगे। वहीं 2 से 2.9 तक अगर आप देखते हैं तो हल्के झटके महसूस होते नजर आते हैं। और 3 से 3.9 तक के भूकंप में क्या होता है कि ऐसा महसूस होता है कि नजदीक से कोई ट्रक होकर गुजर रहा है।
और 4 से 4.9 तक खिड़कियां टूट सकती हैं, दीवारों पर टंगे तस्वीरें गिर सकती हैं और इसको बहुत अच्छे से महसूस किया जा सकता है। इसका कभी कभी कहीं कहीं तो बहुत अच्छा विकराल रूप भी देखने को मिल जाता है। जो कमजोर बिल्डिंग होती हैं वो अमूमन गिर जाती हैं। 5 से 5.9 जो है फर्नीचर हिल सकता है और दीवारों पर दरार आ सकती हैं। 6 से 6.9 में कच्चे घर ढह सकते हैं, इमारतों की नींव दरक सकती है। और 7 से 7.9 में तो मकान इमारतें गिर ही जाती हैं। भुज और नेपाल में कुछ इसी तरह का भूकंप आया था और इसमें सुनामी की आशंका भी पूरी बनी रहती है। 8 से 8.9 का जो भूकंप है, बड़े पुल भी ढह जाते हैं, किनारों पर सुनामी की आशंका बनी रहती है। और सबसे ज्यादा तबाही होती है 9 या 9 से ज्यादा में। सर्वाधिक तबाही इसी में होगी। मैदानी जमीन लहराती हुई दिख सकती है, सुनामी आ सकती है। और ऐसा भूकंप आया है विश्व में, वो है जापान में 2011 में, जहां पर 9.1 का रिएक्टर स्केल पर पैमाने पर इसको मापा गया। तो इस खतरनाक लेवल तक भी भूकंप आता है। तो अगर हम अपने भारत देश की बात करें, इंडिया की बात करें, तो इसको 4 जोन में बांटा गया है। 4 जोन में एक होता है मैक्रो सेस्मिक जोनिंग। मैपिंग के अनुसार इसमें जोन 5 से जोन 2 तक शामिल है। मतलब जोन 5, जोन 4, जोन 3 और जोन 2। ठीक है, जोन 5 को इसमें सबसे ज्यादा संवेदनशील माना गया है, सबसे ज्यादा, है ना। और वहीं जोन 2 जो होगा यहां पर सबसे कम संवेदनशील इसको बोला जाएगा। तो गाइज, आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि भूकंप कैसे पनपता है, कैसे बनता है, कैसे प्लेटें आपस में टकरा जाती हैं, है ना। और उसी से भूकंप एक विकराल रूप धारण कर लेता है। रिएक्टर स्केल पर उसकी क्या पैमाने हैं, किस सीमा तक वो जाता है और उससे कितना नुकसान हो सकता है। तो इसी तरह की वीडियोस मैं लगातार इस चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं। आप हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके चलें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।